हेलो एवरीवन, आकाश टेक्निकल परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के चैप्टर में, जिसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत किए थे। यहाँ पे हम वहीं से फिर से शुरू करेंगे जहाँ पहले हम लोग ख़त्म किए थे। तो वहाँ तक हम जो जो टॉपिक को बताए थे उसको हम एक बार रिव्यू दे देते हैं एंड देन वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक में बताया गया था। बेसिक में आपको हम बताए थे सबसे पहले चार्ज। ठीक है, अब इसको पुनः रिपीट नहीं करेंगे, ये होगा चार्ज बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे करंट, उसके बाद बताए थे वोल्टेज, उसके बाद बताए थे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको बताए थे इंडक्टेंस, उसके बाद था कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड देन था टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, इतने टॉपिक को हम लोग कवर किए थे। इसमें आपको जो आगे ज़रूरत पड़ेगा, सारे का फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। तो एक बार फॉर्मूलों को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला था Q बराबर NE। ठीक है, जिसमें N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q क्या था, टोटल चार्ज। ठीक है, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E क्या था, ये था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे। दूसरा कौन सा फॉर्मूला था, करंट पढ़े थे, उससे आया था I बराबर dQ अपॉन dt। इसी से आया था Q अपॉन T, और इसी को हम लोग लिखे थे NE बाई कितना T। ये था आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद था आपका तीसरा, वो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट था एम्पियर। एंड देन था वोल्टेज के बारे में, तो V बराबर कितना लिखाए थे, W अपॉन Q। ठीक है, ये और भी आपको V बराबर याद रखना है। ठीक है, V बराबर और भी क्या होता है, I इंटू R, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ये जब आगे पढ़िएगा ओम्स लॉ तो ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल इसको अभी याद कर लीजिए ताकि आगे जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसका जो यूनिट था वो क्या था, इसका यूनिट था जूल, और नीचे क्या था, कूलम। ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते थे, वोल्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, एंड देन क्या था, इस यहाँ के बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमने क्या क्या देखा था, रेजिस्टेंस में था सबसे पहला कि R बराबर फॉर्मूला क्या आया था, R बराबर आया था रो L अपॉन कितना A आया था। ठीक है, रो L बाई कितना A, जिसमें रो क्या था, रेजिस्टिविटी था, L क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या था, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसका फॉर्मूला देखिएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसे वहाँ पे V बराबर आपने IR लिखे हैं, यहाँ से अगर जब आप सोल्व करिएगा तो आप लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन कितना I। ठीक है, तो ये भी आप इसको नोट करके लिख लेना है, याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम पावर की बात करें, पावर की, तो पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता था V इंटू I। ठीक है,
या इसी को आओ आगे आप डिराइव करिएगा तो अलग अलग फॉर्मूले मिलते चलेंगे, लेकिन कम से कम एक फॉर्मूला ये आपको ये भी रिमेंबर रखना है, ठीक है। अगर आप इसको और डेरिवेशन करिएगा आर के टर्म में, ठीक है, तो और सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं कि P बराबर, जब यहाँ पे I बराबर V बटा R पुट करिएगा तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर बाई कितना R। अगर ऐसे भी सॉल्व करिएगा तो ये होगा, अगर V को I के टर्म में, अगर IR के टर्म में कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना I स्क्वायर कितना R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप रिमेंबर रखना है आपको, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया। एंड देन अगर हम बात करते थे उसके बाद इंडक्टर हो गया, इसमें किन किन बातों पे डिपेंड करता था, इसका नेचर कैसा था, इसके बारे में हमने देखा था। अब इसके बाद है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हम आपको बताए थे कि किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है जो क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। उसमें चेंज इन करंट का मतलब क्या समझाए थे, चेंज इन करंट में हो सकता है उस करंट के मैग्नीट्यूड को अपोज करे, हो सकता है उसके डायरेक्शन को अपोज करे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या किया था, पढ़ा था। आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला का, तो क्या हो सकता है, यहाँ से ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए क्या था, देखिए एक और फार्मूला आप यहां से लिख सकते हैं। जैसे मानते हैं अगर किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जानते हैं कि उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, फील्ड उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जो फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब हम हटाते हैं तो फाई बराबर कितना आता है, एल इंटू आई आता है, ठीक है ना। तब यहाँ से जब आप एल को निकालिएगा तो एल बराबर क्या आ जाएगा, फाई बाई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग अगर इंडक्टर में अगर हम बात करते थे तो इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता था, इंडक्टर का वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि VL कितना आया था, माइनस में L डी आई अपॉन कितना आया था, dt आया था। इसको भी रिमेंबर रखना है। उसके साथ ही साथ जो पावर आया था वो कितना आया था, वो था P बराबर हम लोग निकाले थे VI, और यहाँ से जब V का वैल्यू को अगर हम पुट किए थे तो आ गया था कितना, यहाँ से L, सारा गड़बड़ा गया जी, वेट V बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, L I, ठीक है, डी आई अपॉन कितना था, dt था। तो इसको भी आपको रिमेंबर रखना था। अगर हम इंडक्टर में हम पावर को देखते थे, एनर्जी को अगर हम देखते थे कि कितना एनर्जी स्टोर करता है तो उसको किस फॉर्मूला से दिया गया था, यहाँ पे एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर जिसको E बराबर कितना था, हाफ LI स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये था टोटल इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, एंड देन यहाँ से था पावर अक्रॉस इंडक्टर, एंड देन ये क्या था, इंडक्टर के क्रॉस कितना एनर्जी स्टोर करता है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हमने क्या किया था, देखा था। नेक्स्ट अगर हम कैपेसिटर की बात करते थे तो कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर में हमने देखा सबसे पहले कि Q बराबर कितना होता था, Q बराबर C इंटू V, Q बराबर
C इंटू भी, ये था। उसके बाद हमने देखा था C बराबर एक और फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना था D, ये हमने भी देखा। उसके बाद इसके क्रॉस जो करंट था वो कितना था, इसके क्रॉस I जो करंट था वो कितना आया था C dV बटा कितना dt। एक सेकंड देखिए, यहां पे I बराबर कितना होगा C dV अपॉन dt होता था, ठीक है। और भी हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला देखे थे कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस। देखिए इससे रिलेटेड और एक था कैपेसिटर में कि कैपेसिटर सर कितना एनर्जी को स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, वो कितना था E बराबर सर हाफ सी भी स्क्वायर के क्या था इक्वल था। चलिए यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इंडक्टर के केस में, क्या था देखिए, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कई बार रिपीट किया है। ध्यान देना है कि इंडक्टर के केस में हम लोग देखते थे इंडक्टर का काम, इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है उसका काम क्या था कि वो चेंज इन करंट को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, ठीक है। जब वो अपोज करता है तो हमको पता है कि जो उसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो DI अपॉन कितना होगा DT होता है। तो हम अगर एक इंडक्टर को DC अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज इन करंट नहीं होता है। इस वजह से जब हम वहाँ पे DC को अगर इंडक्टर के क्रॉस अप्लाई कर देंगे तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, वो वोल्टेज कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, 0, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज अगर 0 तो वो ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा या फिर क्या होगा, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 होगा। तो यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट करके लिख सकते थे कि जो इंडक्टर होगा फॉर DC के लिए कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम AC को अप्लाई करेंगे फॉर AC, इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ठीक है। तो उसी से आप यहाँ पे इसके जस्ट रिवर्स आप इसको भी लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए। तो आप कैपेसिटर के लिए जस्ट इसके उल्टा लिख लीजिएगा। देखिए ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर के लिए अगर आप बात करिएगा कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए क्या था सर, ये DC के लिए जस्ट इसके उल्टा फॉर DC इट बिहेव्स एज क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट था, ये कैसा रहेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें फॉर AC, तो AC के लिए कैसा बिहेव करेगा, जिसमें यहाँ था उसके जस्ट उल्टा। तो यहाँ हो जाएगा इट बिहेव्स एज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। समझ में आया? यानी कि ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टेंस यहाँ तक था, कैपेसिटेंस था। ध्यान से सुनिए, एक बार रिपीट करते हैं। इंडक्टर क्या बताए थे, इंडक्टर एक सिंपल एक मटेरियल होता है जिसके अंदर कैसा गुण होता है, इंडक्टेंस का एक गुण होता है। तो इंडक्टेंस क्या बताए थे
कि इंडक्टेंस किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करता है। डिफिनेशन क्या था कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द चेंज इन करंट। जो चेंज इन करंट को अपोज करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंडक्टेंस बोलते थे। इंडक्टर क्या था, इंडक्टर इज द मटेरियल विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस कॉल्ड इंडक्टर। इंडक्टर हम लोग कैसे फॉर्म करते थे, तो इंडक्टर जब हम एक किसी कंडक्टर को एक इंसुलेटर मटेरियल पर हम उंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, लपेटते हैं, तब वो क्या फॉर्म होता है, इंडक्टर फॉर्म होता है। उसके अक्रॉस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको यहाँ फिर से रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटर के लिए क्या था कि कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस उसी तरह इसके जस्ट अपोज उल्टा था कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द चेंज इन वोल्टेज कॉल्ड क्या कैपेसिटेंस। और उसके कैसे हम बनाते हैं, तो जब दो मेटेलिक प्लेट को अगर हम कुछ डिस्टेंस तक के लिए इस तरह से रखते हैं और इसके बीच क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो कितना a था और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जब d रहता है तब यहाँ से c का मान जो निकालते थे वो कितना आता था, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन कितना आता है, d आता है। इसका जो यूनिट होता था वो कितना होता था, इसका यूनिट होता था फराड में, और इंडक्टर का कितना होता था, हेनरी में होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि सबका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ आर, मतलब आर को हम किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े थे कि जो आर रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम जनरली दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहला जो तरीका था वो क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो तरीका था वो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम लोग पहले सबके बारे में, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सबके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे। एंड देन आगे जो जब आपका यूनिट स्टार्ट होगा तो उस यूनिट में आपको सारा का सबके मिलाकर कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे आर के साथ आपको एल हो सकता है, आर के साथ सी हो सकता है, आर के साथ आर एल सी तीनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे एंड देन उसी से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे, समझ में आ रहा है, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन ये कैसे करता है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे करंट को कैसे मैग्निफिकेशन करता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगा, समझ में आ रहा है, रेजोनेंस कर्व कैसे ड्रा करेंगे। इन सारों चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जब यूनिट आपका यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा। अभी ये आपका बेसिक है, पहले इसको ध्यान से सुनिए। इससे कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल और सी से मिलाकर एक आपको यूनिट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का हमेशा पूछता है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान से सुनना है और जो भी न्यूमेरिकल बताया जाएगा उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसको, तो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा वो अगर इस तरह से अगर रेजिस्टेंस अगर ऐड रहे, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। और इसी तरह से इस पॉइंट पे नेमिंग है, ये A है, ठीक है, ये B है। अगर हम सेम करंट अगर देख रहे हैं कि इसमें जो भी करंट जाएगा वही करंट R1 में होगा और वही सेम करंट किस में होगा, R2 में होगा। तो जब सेम करंट अगर किसी भी पैरामीटर में फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तब यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट अगर टर्मिनल A और B के बीच में अगर हम निकालेंगे तो कितना होता था, सिंपली हम लोग इसको ऐड कर लेते थे। ये क्लास 10th में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना था। सर अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला लिखने की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आप जनरल अगर बात करो कि सर अगर 2 रेजिस्टेंस था तो इस तरह से हम जोड़ दिए, अगर बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या हम ऐसे करेंगे। तो उसके लिए आप अगर जनरल फॉर्मूला लिखिएगा कि अगर R इक्विवेलेंट अगर n रजिस्टर के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, R इक्विवेलेंट कितने रजिस्टर के लिए, अगर मान लो n रेजिस्टेंस है, ठीक है, n रेजिस्टेंस है, तब यहाँ से R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा R1
R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो सर ये अगर सेम रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर सर रेजिस्टेंस यहाँ R1 था, R2 था, R3 भी हो सकता है, लेकिन अगर सारा रेजिस्टेंस R ही हो, यानी कि कह सकते हैं कि अगर सेम रेजिस्टेंस हो, कैसा हो, सेम रेजिस्टेंस हो, तब उस केस में हम लोग बात करते थे तो यहाँ से निकलता था R इक्विवेलेंट, तो जोड़ेंगे तो 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा तो 3 इंटू कितना होगा, R होगा। लेकिन आपको जब जनरल इसका फॉर्मूला देखना होगा तो कितना होगा, जब हम R इक्विवेलेंट अगर n रजिस्टर के लिए अगर निकालेंगे, R इक्विवेलेंट n रजिस्टर के लिए, तो n इंटू कितना होगा, R होगा। ये भी फॉर्मूला को आपको क्या रखना है, रिमेंबर रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके आगे जस्ट कि सर ये तो कम्बिनेशन इसका हो गया, अगर पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो कैसा इसका सर्किट हो सकता है। देखिए पैरेलल कहने का मतलब कि अगर 2 रजिस्टर, इसका केस B जो है, इस तरह से अगर रेजिस्टेंस हो यहाँ और इसको यहाँ इस तरह से अगर कनेक्ट करें, इसको R1 बोलें, इसको R2 बोलें, इस टर्मिनल का नाम A और इसको नाम B दें, तब यहाँ से जो R इक्विवेलेंट होता है तो इसको हम लोग निकालने के लिए सीखते थे कि अगर हम इसको R इक्विवेलेंट, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 एंड देन 1 बाई R2, इस तरह से होता था। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हम सेम रजिस्टर नहीं, अगर बहुत सारे n रजिस्टेंस हो, अगर n रजिस्टेंस हो, तब उसके लिए अगर हम बात करते थे तो कितना आता था, R इक्विवेलेंट, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो 1 बाई R1 सर 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई कहाँ तक, n तक होगा। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल के लिए, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो तब। ठीक है, उसी के साथ आगे अगर हम बात करते हैं कि जब सर सेम रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो पैरेलल में, तब क्या हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से एक सर्किट हम ड्रा कर रहे हैं जिसमें ये भी R है, इसके साथ ये भी R रेजिस्टेंस है और इसके साथ ठीक है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी सेम, यानी कि तीनों अगर सेम रेजिस्टेंस हो, तब यहाँ से हम R इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई कितना R। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 बाई R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट 3 अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो जब इसको हम जनरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, अगर n रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको जब आप उल्टा करिएगा, एक बार और स्टेप आगे लिखिए, तो इसको जब आप उल्टा करिएगा R इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, R बाई कितना होगा, R बाई n होगा। तो उसी तरह से आप बात कर सकते हैं कि सर अगर n रेजिस्टेंस हो, n अगर रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे R इक्विवेलेंट तो कह सकते हैं कि सर यहाँ तो R बाई 3 था, R बाई 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, R बाई n हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, सर्किट को जब सॉल्व करते थे तो ये ज़रूरत हमको पड़ता था। ठीक है, तो ये था आपका रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते थे, हेलो, यहाँ पे जैसे देखिए ये जो था, इसमें अगर हम सबका अगर इंडक्टर, जब हम लोग बात करते थे इंडक्टर और कैपेसिटर के टर्म में, तो इंडक्टर का भी जब हम कम्बिनेशन निकालते हैं तो वहाँ पे भी कम्बिनेशन में जिस तरह से रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज और पैरेलल में करके अगर हम जोड़ते हैं
तो उसी तरह का सेम कम्बिनेशन इंडक्टर के लिए भी होता था। अगर मान लो कि दो इंडक्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका भी हम अगर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते थे तो सेम एज इट इज रेजिस्टेंस के जैसा ही हम लोग लिखते थे। तो इसलिए हम इंडक्टर को यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कैपेसिटर को थोड़ा सा हम बता देते हैं, जस्ट इसके उल्टा करना है, वो केवल आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड वो सारे को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर कैपेसिटर को, देखिए इंडक्टर नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप इंडक्टर को सेल्फ आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, एकदम सिमिलर। जहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है एज इट इज वहाँ पे आप इंडक्टर को भी लगाकर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो आपका है कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर मान लो इसको में भी दो कम्बिनेशन होगा सर। पहला होगा सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज, ठीक है ना। तो सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे सर, सीरीज में क्या होगा, सर्किट ड्रा करो उसी तरह से। मान लो एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, यहाँ पे A है और यहाँ पे कितना है, B है। इसका नाम C1 है और इसका नाम C2। तो जानते हैं कि जब अगर हम कैपेसिटर का कंडीशन देखते हैं तो जस्ट इसके रिवर्स यानी उल्टा होता है। जो फॉर्मूला आपने सीरीज में लगाया था वो फार्मूला यहाँ पे पैरेलल वाला लगेगा, ठीक है ना। यानी कि सर यहाँ पे जब ये सीरीज में जुटा हुआ है तो इसको हम अगर निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। आप इसी तरह से इसका जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसका हम दूसरा अगर कम्बिनेशन बात करें पैरेलल का, पैरेलल कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लो दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हो पैरेलल में तो इसको सेम सीरीज के जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये C1 होगा, ये C2 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टर्मिनल A अगर मानते हैं, ये टर्मिनल B मानते हैं, तब यहाँ से C इक्विवेलेंट जो निकलेगा, C इक्विवेलेंट उसी तरह से सर C1 प्लस C2 होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला इसमें लगा था सेम जस्ट उल्टा जो सीरीज का था वो उसमें पैरेलल वाला लगेगा, जो पैरेलल का था उसमें क्या लगेगा, सीरीज वाला लगेगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे कि आगे भी आपको जब आप सॉल्व करिएगा रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को तो वहाँ पे दो फार्मूले और आपको ज़रूरत पड़ेंगे, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं, देखेंगे। अगर टाइम होगा बचेगा तो आगे न्यूमेरिकल भी एक देखेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें और आपको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है स्टार डेल्टा। देखिए यहाँ पे केवल आपको स्टार डेल्टा का फॉर्मूले को केवल यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यूनिट पढ़िएगा 3 फेज सिस्टम, ठीक है ना, या फिर नेटवर्क रिडक्शन सिस्टम नेटवर्क रिडक्शन थ्योरी पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बस यहाँ पे केवल उसको रिमेंबर रखना है, जो कि अभी जस्ट इसके बाद आपको सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े थे कि सर अगर रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड रहता था तो उसको हम लोग जनरली डेल्टा बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, डेल्टा कम्बिनेशन है, ठीक है। इसी में हम सॉल्व करने के लिए हम इसी के अंदर एक स्टार कनेक्शन को हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे नेमिंग हम लोग कर देते हैं, इसका नेमिंग क्या क्या है, इसका नाम A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं RAB, क्योंकि ये A और B टर्मिनल के बीच का है। यहाँ पे लिख देते हैं RBC जो B और C टर्मिनल के बीच का है, उसके साथ यहाँ पे RAC लिख देते हैं जो किसके किसके बीच का है, A और C टर्मिनल के बीच का है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टार का बात करें
स्टार का बात करें तो उसके बाद इसको लिख सकते हैं आर ए, इसको लिखेंगे हम लोग आर बी एंड इसको लिखेंगे क्या आर सी। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आपको तीनों फार्मूला को स्टार का और तीनों फार्मूला डेल्टा का दोनों को आपको रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को लिख देते हैं। जैसे मान लो लिखना भी कैसे है वो भी यहाँ पे सीख लो। जैसे मान लो हमको यहाँ पे आर ए बी का मान निकालना है, इसका मतलब आर ए बी कहने का मतलब ये वाला, तो ये कब निकलेगा जब कोई भी सर्किट में स्टार का कॉम्बिनेशन हो और उसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करके उसके रेजिस्टेंस को अगर फाइंड करना होगा तब वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आर ए बी बराबर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर ए प्लस में आर बी, ठीक है ना, प्लस में आर ए इंटू आर बी बट्टा में कितना होगा आर सी। देखिए इसको रिमेंबर कैसे रखना है, यहाँ पे आर ए बी की अगर बात करता है तो पहले आर ए लिखना होगा एंड देन आर बी लिखना होगा, और यही सेम चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करके जो बचा एक और उससे क्या करना है, डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि सॉरी इसको कलर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, छोड़ दो। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर बी सी तो कितना होगा, उसी तरह से आप लिख सकते हैं आर बी सी बराबर आर बी प्लस में आर सी और प्लस में उसी तरह से आर बी इंटू आर सी बाई कितना, एक और कौन सा बचा, आर ए बचा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करें नेक्स्ट आर ए सी की अगर हम बात करें तो आर ए होगा। ठीक है, उसी तरह से आर सी होगा, उसी तरह से सर आर ए इंटू आर सी होगा डिवाइडेड बाई कौन सा बचा, आर बी। ठीक है ना, तो ये आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा कब, जब स्टार से डेल्टा में आपको कन्वर्ट करना होगा तब। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके लिखना है क्योंकि आगे आपको इसको ज़रूरत पड़ेगा। हम पहले ही बोले इसको आपको प्रूफ मिलेगा आगे जब आप पढ़िएगा 3 फेज सिस्टम तब। ठीक है, यहाँ के बाद एक और फार्मूला इसी से रिलेटेड है, इसको लिख लीजिए और तब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है इसका देखिए, अगर मान लो आर ए का मान निकालना है, अब आर ए करने का मतलब किस में हम बात कर रहे हैं सर, जब मान लो डेल्टा में आपको कहीं पे मिल गया सर्किट और उसको सोल्व करके बनाना होगा स्टार में, यानी आर ए आर बी और आर सी के मान को निकालना होगा, तब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे। देखिए इसको भी लिखने का तरीका है कि पहले आर ए लिखिए, ए के साथ एक और कौन बचा, बी, तो आर ए इंटू बी, और उसके साथ फिर आर ए लिखिए, एक और कौन बचा, सी, तो इसलिए आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर ए बी प्लस में आर बी सी प्लस में आर ए सी होगा। ठीक है ना, ये हो गया किसका फॉर्मूला, आर ए का। उसी तरह से सर अगर हम आर बी के मान को अगर हम लिखना चाहेंगे तब क्या होगा, तो होगा आर बी सी। ठीक है, आर के साथ बी रहेगा लेकिन नेक्स्ट में ए रहेगा। ठीक है ना, उसी तरह से होगा आर ए बी प्लस में आर बी सी प्लस में आर ए सी होगा। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट अगर हम आर सी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, लिखना है पहले आर सी लिख दो, उसके साथ ए लगाओ, फिर लिखना है उसके बाद कितना, आर के बाद फिर अगेन सी लिखो एंड देन यहाँ पे ए हो गया तो अभी बी होगा, या आर सी बी बोलो या आर बी सी बोलो, और नीचे उसी तरह से एज इट इज आर ए बी प्लस में आर बी सी और प्लस में आर ए सी लिखिए। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप इसको लिखिएगा, ये आपको ज़रूरत आगे पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये था आपका स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने के लिए एक फॉर्मूला था।
ठीक है। तो यहाँ तक के आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को आप सॉल्व करिएगा तब, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बात करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देते हैं एकदम आसान सा, जिसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। हम जब आएंगे नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे एंड देन आपका यूनिट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है। चलिए, ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है, ठीक है। यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है। आपका क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल ए बी, ठीक है, ए बी। इसका मतलब आर ए बी बराबर वाट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको देखिए, ये 3 जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहले स्लाइड में हम लोग उसके बारे में टोटल फॉर्मूले को हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो भी इसके आगे था कम्बिनेशन ऑफ आर, एल और सी के बारे में देखा। उसके बाद जो तीसरा था वो आपका क्या था, इसके बारे में क्या स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कैसे कन्वर्जन करेंगे, ये था। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारों को देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।